फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर फ्रॉम पीसीएमबी चैनल समर्थ बैच के थ्रू हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आज उसकी आखिरी क्लास है बेटा। ठीक है, इस आखिरी टॉपिक के अंदर हमारे दो टॉपिक्स रह रहे हैं बेटा। इस आखिरी लेक्चर के अंदर दो टॉपिक है हमारा, एक है हमारा एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एक इनफर्टिलिटी। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा आप रेगुलरिटी को मेंटेन करें। मैंने आपको बताया था बेटा, जो बच्चे रेगुलर रहेंगे मैं उनसे पर्सनल कांटेक्ट में रहूंगा बेटा। समझ में आई बात? मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे रेगुलर कांटेक्ट में हैं। अब जल्द ही मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें मैं पर्सनल इंटरेक्शन आपसे कर सकता हूँ। उसमें जब आप चाहें मेरे से कांटेक्ट बना सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को मैं पर्सनली सॉल्व करूँगा बेटा। समझ में आई बात? जो बेटे आप फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन हो रहे हैं, आपको बस अब मैं आपसे क्या कहूँ, बस आप समझदार हैं। ठीक है, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक के अंदर दे रखा है बेटा, उसमें सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, समझ में आ जाएगा आपको वहाँ ढूंढेंगे तो। उसमें आपको मैं अब क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। देखिए बेटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंसेप्ट अलग होता है, वहाँ पे आपको थ्योरी थोड़ी होती है और न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारे को वहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक करना होता है। अब बायो में ऐसा नहीं है बेटा, बायो में पहले थ्योरी। अब कुछ बच्चे ने कहा था कि आप क्वेश्चन भी कराइए बेटा। जब तक मैं थ्योरी कंप्लीट ना करा दूँ मैं कैसे क्वेश्चन करा सकता हूँ? क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछें। जो बच्चे रेगुलर हैं मैं उनसे पर्सनली उनका जवाब दूंगा, आप देख लेना। अब जो रेगुलर नहीं है उनको फिर भाई आप तो फिर एक मेहमान हैं, आप आए थोड़े दिनों के लिए रहेंगे चले जाएंगे। बेटा रेगुलर रहे, हमारे एफर्ट को आप जीरो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा। समर्थ बैच के अंदर हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% कंटेंट दे रहा हूँ, तो मुझे बेटा सिंसियरिटी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो सिंसियरिटी को मेंटेन करें। मैं आपका पीडीएफ भेज रहा हूँ बेटा, लेक्चर्स की पीडीएफ भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस भेज रहा हूँ आपको, उनको सॉल्व करें और जो दिक्कत हो वो आप मेरे को बताएं, मैं आपको इसको सॉल्व करूँगा बेटा। समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बात करते हैं बेटा। हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वो टॉपिक क्या है बच्चे? वो है आपका टॉपिक एसटीडी, है ना। एसटीडी का मतलब क्या होता है बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपके जो है, अगर देखा जाए तो ये कौन सी डिजीज होती है बेटा? जो आपके अनप्रोटेक्टेड, कैसे फैलती है आप सबको पता है। ये आपके किससे, ये आपके जो स्प्रेड होता है, इसका जो मोड जो स्प्रेड हो रहा है वो कैसे होता है बेटा? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब समझते हैं बेटा? इसका मतलब होता है विदाउट कॉन्डोम्स, है ना बेटा। जिसमें मेल का फ्लूइड जो है वो फीमेल के कांटेक्ट में आ गया या फीमेल का फ्लूइड मेल के कांटेक्ट में आ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समझ में हमारी बात नहीं आ रही है? तो वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसके लिए उनके कांटेक्ट, उनके फ्लूइड्स को आपस में बीच में कांटेक्ट ही मत आने दो। तो उसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन, मैंने कहा था एकमात्र ऐसा साधन जो एसटीडी से बचाता है वो कॉन्डम्स होते हैं, चाहे वो मेल कॉन्डम हो चाहे वो फीमेल कॉन्डम्स हो। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? तो आपका ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया बेटा। दूसरा रीज़न क्या होता है आपका? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। किसी को एसटीडी हो, ब्लड में इन्फेक्शन हो, एचआईवी वगैरह हो, और वो अगर किसी हेल्दी पर्सन को डाल दिया तो उस हेल्दी वाले को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या फिर बेटा रीयूज ऑफ नीडल्स या सिरिंजेस। सुई है, किसी को था उसकी लगाई, उसी वाली को उठा के किसी और को लगा दी। या फिर कुछ हद तक फ्रॉम अफेक्टेड मदर टू बेबी, कुछ कंडीशन में अफेक्टेड मदर से बेबी को भी हो जाता है बेटा। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें कि एसटीडी को और क्या कहते हैं, तो बेटा एसटीडी का दूसरा नाम होता है बेटा वीडी। वीडी का मतलब क्या होता है? वेनरल डिजीज, है ना। इसको वेनरल डिजीज भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जगह पर इनमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है बेटा, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। सही है ना बेटा? तो इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा? सही है ना? तो आप ये बात समझें कि जो एसटीडीज़ हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये एक दूसरे से फैलती हैं, स्पेशली रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे। एड्स है, एड्स में पूरी जनरलाइज बॉडी में भी इन्फेक्शन क्रिएट होता है हमारा। हेपेटाइटिस बी है, एसटीडी है, पर पूरी बॉडी में, लीवर में स्पेशली इसको सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही केवल इन्फेक्शन हो, बेटा किसी में भी हो सकते हैं। स्पेशली इसके जो देखने को मिलेंगे वो बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ही इन्फेक्शन होते हैं। जितनी भी बीमारियां हैं अगर उनको देखा जाए तो उनमें से जो क्यूरेबल एसटीडी है, आप ऐसे याद रखिए बेटा, 3 है इनक्यूरेबल। 3 वो बीमारियां हैं बेटा जो एक बार हो गई तो फिर बेटा हो गई। कौन कौन सी हैं वो है बेटा एड्स, दूसरा जेनाइटल हर्पीज, तीसरा हेपेटाइटिस बी। ठीक है बेटा, ये 3 बीमारियां हैं जो अगर एक बार हो गई तो हो गई। ये बचाव है, इनका इलाज नहीं है, यानी ये इनक्यूरेबल डिजीज है बच्चे। समझ में आ रही बात? ठीक। इनके अलावा अब कोई भी हो, इनके अलावा जैसे सिफिलिस हो गया आपका, है ना, गोनोरिया हो गया, है ना, आपका वार्ड्स हो गए, है ना, और भी बहुत सारी बीमारियां बेटा। इन 3 को छोड़ के अब जितनी भी होती हैं वो सब के सब क्या होती है बेटा, वो होती हैं सबके सब क्यूरेबल। इनक्यूरेबल डिजीज ये इसलिए होती है क्योंकि बेटा इनके लिए एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगर बॉडी करती है तो वो इनके वायरसेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है। और वायरस जो होता है ये स्पेशली किससे फैलती है बेटा, स्पेशली ये वायरस की बीमारियां हैं। ठीक है ना, किस किस से फैल रही है अगर बात करें हम तो एड्स HIV वायरस पता ही है आपको। जेनाइटल हर्पीज बेटा किससे होता है, हर्पीज सिंप्लेक्स। हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है बेटा, हेपेटाइटिस बी वायरस। बेटा वायरसेस क्या करती हैं, वायरसेस जो होते हैं ना ये बेटा अपने आपको मॉडिफाई बहुत जल्दी कर लेती हैं। तो जब तक इनको सिंपल भाषा में समझाऊं कि जब तक इनको मारने की दवाई बनती है, इनको मारने के लिए कोई इनका एंटी बनता है, तब तक ये अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर लेती हैं, जिससे उनका वो वाला जो असर था वो खत्म हो जाता है। मतलब कि वो दवाई उन पर असर ही नहीं कर पाती। जब तक दूसरी दवाई बनती है तब तक ये फिर से अपना रूप परिवर्तन कर लेती है। तो एक बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया ऐसा। एक्चुअल में प्रोसीजर तो टेक्निकली बहुत वास्ट होता है, पर एक सिंपल भाषा में ऐसा समझो कि किसी ना समझ को समझाएं तो ऐसे समझाएंगे। तो इस तरीके से इनका इलाज करना ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ये और दूसरा आपकी इम्यूनिटी को वीक तो ये करते ही करते। तो आपको ये देखना, ये 3 जो हैं ये आपके इनक्यूरेबल हैं, इसके अलावा सब क्यूरेबल एसटीडीज होते हैं। इसमें अगर देखा जाए बेटा तो इनमें मेन अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इनमें मेन सिम्टम्स क्या होंगे तो देखो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो बेटा वहां पे रेडनेस होगी, है ना, स्वेलिंग होगी, इचिंग होगी, ठीक है ना, और भी चीज़ें डिस्चार्ज वगैरह, वहाँ पे पानी वगैरह फ्लूइड निकल सकता है जिससे खुजली वगैरह होगी, स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, पेन होगा। ये एक जनरल सिम्टम्स तो होते ही होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से संबंधित होते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करें बच्चे तो वो क्या होगा आपका, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा हमें साफ साफ एक बात नज़र आती है बेटा, और वो क्या नज़र आती है कि स्पेशली इसमें कुछ अलग से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला इसमें सिम्टम देखने को मिलता है PID। PID क्या हो गया बेटा, PID को बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, है ना। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में इन्फ्लामेशन का मतलब होता है बेटा स्वेलिंग, और पेल्विक होता है ये हमारा नीचे कमर का निचला वाला हिस्सा है ना, जो कोख बोल देते हैं कई बार, है ना, फीमेल्स में। और वहाँ पे स्पेशली क्या प्रेजेंट होता है आपका, यूट्रस। तो डिजीज है ही। तो PID स्पेशली यूट्रस से संबंधित एक स्वेलिंग की कंडीशन है। तो PID कंडीशन किस में पाई जाएगी, केवल फीमेल्स में, क्योंकि यूट्रस किस में होता है, केवल फीमेल्स में। तो ये जो PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये क्या करती है बेटा, इसमें यूट्रस में स्वेलिंग होगी और ये स्वेलिंग फीमेल को डिस्टर्ब करती है बेटा। उसको पेन होगा, उसको बेटा मेंसेस में इशू होगा, उसके अंदर मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होंगे,
क्योंकि स्वेलिंग होगी, दर्द होगा, तो फिर वो नॉर्मल नहीं रह पाएगी बेटा। अब पेनफुल कंडीशन में कोई कैसे, जरा सा ही बैठेगी उसके पेट में दर्द होगा, लेटेगी पेट में दर्द होगा, जरा सा चलेगी और थोड़ा सा भी अगर धचकी लग गई तो दर्द होगा उसको, ठीक है ना। तो ये बेटा इसमें सिम्टम देखने को मिलता है। तीसरी जो चीज़ हमें देखने को मिलती है बेटा इसके सिम्टम में, वो हमें दिखती है बेटा इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो आप सबको पता है बेटा, नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है बच्चे, उस फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला या एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर आपका जाइगोट बनता है और फिर वो जाइगोट आगे बढ़ता चला जाता है और जो बच्चा है वो बॉडी ऑफ द यूट्रस में बनता है, ये बस आपको पता है। अब एक्टो मतलब क्या होता है, एक्टो मतलब आउटसाइड, किसके बेटा, आउटसाइड बॉडी ऑफ यूट्रस। जब आउटसाइड तो किसके इनसाइड है बेटा, फैलोपियन ट्यूब। बेटा नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, बच्चे की फॉर्मेशन आपके यहीं बॉडी ऑफ द यूट्रस में होती है। पर अगर ऐसा हो जाए कि फैलोपियन ट्यूब के ही अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाए तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या इसमें बच्चा सर्वाइव कर सकता है, नहीं, बच्चे की तो बात छोड़ दो बेटा, माँ भी मर जाएगी तुरंत, बहुत दर्दनाक कंडीशन होती है। फैलोपियन ट्यूब पर जब प्रेशर पड़ेगा तो उस फैलोपियन ट्यूब से ही हो जाएगा बेटा रप्चर। फैलोपियन ट्यूब जैसे बच्चा अंदर बढ़ रहा है तो फैलोपियन ट्यूब धीरे धीरे डायलेट होती जाएगी। तो फैलोपियन ट्यूब होती कितनी बड़ी है भाई, जरा सी होती है। अब जैसे तो बच्चे का साइज बढ़ेगा, जाइगोट का और साइज बढ़ना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा, वो एम्ब्रियो से और आगे स्टेज पे जाएगा, तुरंत क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब पर प्रेशर पड़ेगा और फैलोपियन ट्यूब रप्चर कर जाएगी, फट जाएगी फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चा तो सर्वाइव करेगा ही नहीं, माँ भी उल्टा मर जाएगी। तो ये बेटा इसका बहुत ही कंडीशन होती है, थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इसमें जो हट के लास्ट सिम्टम आता है बेटा, वो आता है आपका स्टिल बर्थ बेबी, जो लास्ट कंडीशन देखने को मिलती है। बहुत ही इजी शब्दों में ऐसे समझ लो, स्टिल बर्थ बेबी क्या होता है कि जिसमें 9 महीने तक जो बच्चा है वो रहे हेल्दी और ड्यूरिंग डिलीवरी जो बच्चा है वो बच्चा मर जाए। 9 महीने तक बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, पर मरने के टाइम, डिलीवरी के टाइम पे कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ बेबी। समझ में आ गया बच्चे, ठीक है ना। तो ये कुछ लक्षण है जो हमें एसटीडी के देखने को हमें मिलते हैं बेटा, है ना। अगर जैसे हम समझने की कोशिश करें, जैसे हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, अगर आप थोड़ा सा देखें बेटा, तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल रही है। अब क्या नॉर्मली सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकती है, नहीं, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें, उनसे आप सोचे कि ये नहीं फैल ये फैल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और बगैर कॉन्डम्स के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली फैलेगी। तो यहाँ पर मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब है अनप्रोटेक्टेड, तो इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज कहेंगे। इसी का ही दूसरा नाम क्या कहेंगे बेटा, हम वेनरल डिजीज, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, वीडी वेनरल डिजीज। और इसी का ही तीसरा नाम होता है बेटा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। सही है बेटा। अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे बेटा गोनोरिया, सिफिलिस, है ना, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये कुछ ऐसे हैं इन्फेक्शन बेटा जो आपके एसटीडीज के अंतर्गत आती हैं। इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो मैंने आपको बताया तीन, कौन कौन सी, एड्स, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी। ये क्या है बेटा, ये है इनक्यूरेबल, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये जो होती हैं आपकी तीन प्रकार की, ये आपकी ये क्या है बेटा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स। ये तीन इन्फेक्शन वो हैं बेटा जो कैसे हैं बेटा, जो आपके इनक्यूरेबल हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो क्यूरेबल हैं। कैसे फैलते हैं, अभी अभी बात बताई मैंने, रीयूज ऑफ नीडल हो गया, सिरिंजेस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, इसके द्वारा ये फैलते हैं। इनफैक्ट इसके नॉर्मल सिम्टम्स से मैंने क्या बात बताई बेटा, इसमें रेडनेस हो सकती है, पार्ट में इचिंग हो सकती है, वहाँ से डिस्चार्ज निकल सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, आपके जो जेनाइटल एरियाज हैं उनके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। ये बात हम क्लियरली कर चुके हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, ठीक। इसके अलावा हमने बात करी जो हटके हैं वो क्या है बेटा, स्टिल बर्थ बेबी हो सकता है बेटा, पीआईडी अभी बताया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है बेटा,
एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा, एसटीडीज होने से अगर आपको बचना है तो जो कारण है उन कारण का निवारण कर दो। आप एड्स कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, पहले चेक करवा लो। सिरिंज नीडल से फैल रही है ऑपरेशन के दौरान, तो पहले बोल दो भाई चेंज कर दो, नई सुई लगा दो, है ना। तो जो कारण है उन्हीं को हटा दो। अननोन पार्टनर से सेक्स को अवॉइड करो बेटा, हमें पता ही नहीं कौन सा क्या है, उससे पहले आप कॉन्डम्स का इस्तेमाल करो। कहीं पे भी डाउट हो तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। आपको शक हो ये डॉक्टर सिरिंज को दोबारा से इस्तेमाल करा, साफ मना कर दो कि भाई हमें इस आपका इस्तेमाल नहीं करना, आप नया इस्तेमाल करवाओ, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ के किसी और से प्रिस्क्रिप्शन लें। ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई। तो ये आपके ये एसटीडीज के बारे में थे बेटा। अब इसके आगे हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम इनफर्टिलिटी। अब बात आती है भाई ये इनफर्टिलिटी क्या है। तो इनफर्टिलिटी क्या है बेटा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंसेप्शन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो आप, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई कंसेप्शन नहीं है। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को, ठीक है ना। जिसमें कोई कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी नहीं है, यानी उसके अंदर बच्चा नहीं बन पा रहा है। कब से नहीं बन पा रहा है, जब वो कोशिश कर रहे हैं, कब से बेटा, वो रेगुलर 2 साल से रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं। 2 साल से रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं बेटा। 2 साल से रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेगुलरली, जैसा आपकी फ्रीक्वेंसी एक मैरिड लाइफ में रहनी चाहिए वो रह रही है। हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जो नॉर्मल डेज प्रेगनेंसी के होते हैं उनको वो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और फिर भी अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, वो कहलाती है इनफर्टिलिटी। तो वो इनफर्टिलिटी कहलाती है जी। और इस दौरान वो किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट बेटा ध्यान रखना है। कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 2 साल से लगातार ट्राई कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इनफर्टिलिटी। अब इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण क्या हो सकता है बेटा, अगर हम इसके रीजंस की बात करें कि इसमें क्या रीजन हो सकता है, तो बेटा रीजन तो देखो मेल साइड में भी हो सकता है और फीमेल साइड में भी हो सकता है। मेल में क्या हो सकता है रीजन, पहला रीजन कि इसके अंदर स्पर्म ही ना हो। बेटा स्पर्म ना होने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एजूस्पर्मिया। या बेटा क्या है, स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म काउंट जो है वो आपका कम हो, स्पर्म जो है बेटा वो कम हो। अगर स्पर्म कम है तो उसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। नॉर्मली हमें पता है बेटा, स्पर्म चल के जाता है एम्पुला तक, वहां पे ओवम मिलता है, उसके साथ फ्यूज करता है, सही है ना। तो अगर मैं स्पर्म की कंडीशन देखो, स्पर्म चल ही नहीं पा रहा, यानी नॉन मोटाइल स्पर्म है। तो अगर स्पर्म नॉन मोटाइल है, बात समझ में आ रही ना, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, एस्थीनोस्पर्मिया। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा ये हो सकता है नॉन इरेक्शन ऑफ पेनिस। भाई पेनिस में इरेक्शन ना हो, अब पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा तो फिर बेटा क्या होगा, जो अंदर का स्पर्म है मेल का, जो गैमीट है वो आपके फीमेल के अंदर जाएगा ही कैसे, क्योंकि बगैर इरेक्शन के सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो सकता। जब सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होगा तो मेल का एग फीमेल तक पहुंचेगा कैसे, मेरी बात समझ में आई ना। तो ये आपका नॉन इरेक्शन ऑफ पेनिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, तो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है बेटा, कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो कि बच्चा हो ही ना पा रहा हो। और भी रीज़न हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही रीज़न होंगे।
रीज़न और भी हो सकते हैं बेटा। मेल साइड में प्रॉब्लम है, फीमेल साइड में भी इशू हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि भाई फीमेल में इशू नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें भाई फीमेल में क्या इशू हो सकता है, तो फीमेल में इशू हो सकता है किसी भी कारणवश उसको ओवम ही ना बनता हो, एनओवुलेशन। भाई ओवम बन ही नहीं रहा तो निकलेगा कहां से, ओवम ही एब्सेंट हो। समझ रहे हैं ना आप कि भाई ओवम ही एब्सेंट है, क्लियर है। जब ओवम ही एब्सेंट है अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो बेटा उससे फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। जो कॉमन रीजन एक और आता है बेटा, वो आता है ट्यूबल ब्लॉकेज। अब ट्यूबल ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है किसी कारणवश बेटा वही ब्लॉक कर गई। कैसे बेटा, अगर बात करी जाए तो जैसे आपका मान लो यार ये यूट्रस है, अब मान लो कोई कारण से यहाँ पर आपका ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, और तो इधर से आपका ओवरी से ओवम आया यहीं रह जाएगा, स्पर्म आएगा वो मिल ही नहीं पाएगा, बीच में दीवार है, फ्यूजन नहीं हो पाएगा। पर दूसरी साइड अगर ओपन है तो बेटा हमें पता है इधर ऐसे होता है, एक महीने इधर से, एक महीने इधर से, ऐसे ऐसे इस ओवरी से राइट और लेफ्ट से अलग अलग टाइम पे, एक टाइम पर एक ही ओवम निकलता है, ये बात पता है। तो अगर इस साइकिल में यहाँ से निकला और यहाँ नहीं हो पाया तो नेक्स्ट साइकिल में तो ये होने के चांस है ना, नेक्स्ट साइकिल में तो होने के चांस है बेटा, समझ रहे हो ना आप। तो वहां तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। पर मान लो अगर यहाँ पर दोनों ही साइड में ट्यूबल ब्लॉकेज का मतलब हम दोनों से कंसीडर कर रहे हैं, तो बेटा ना तो आपके इधर प्रेगनेंसी हो पाएगी ना इधर साइड से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेटा जो बच्चा है वो सही से बन ही नहीं पाएगा। बताओ कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को से ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज में होता है। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है बेटा, इसके अलावा ये हो सकता है बेटा कि उसके अंदर जो एंडोमीट्रियम बनती है, जो अंदर जहाँ पे बच्चा चिपकता है वो लेयर, याद आ रही है, वो एंडोमीट्रियम या तो हो ही ना और या बहुत ही ज़्यादा थिन हो। क्यों हो सकती है, याद आ रहा है बेटा, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है बेटा, वो हार्मोनल डेफिशिएंसी हो या इनबैलेंस हो, हार्मोन सही से काम ही ना कर पा रहा हो। समझ में आ रही बात नहीं आई, ठीक है ना। या फिर बेटा इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, फीमेल के साइड में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो बच्चा हो ही नहीं पा रहा। तो ये क्या रीजन हो सकते हैं, सबको समझ में आया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। जब ऐसा होता है तो बेटा क्या होगा, कपल जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब जब कपल डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा बेटा, उसका इलाज। अब अगर वो जेन्युइन डॉक्टर है ना बेटा, पैसे कमाने के लिए अगर है तो एक अलग ही बात है, पर अगर वो जेन्युइन डॉक्टर है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। वो सबसे पहले क्या करेगा बच्चे, वो सबसे पहले उनकी करेगा काउंसलिंग। ठीक है बेटा, वो सबसे पहले क्या करेगा बच्चे, काउंसलिंग। अब काउंसलिंग का क्या मतलब हुआ, काउंसलिंग का मतलब हुआ यहाँ बातचीत करना है ना, उससे वो बातचीत से चीज़ों को समझाने की कोशिश करेगा। वो उस काउंसलिंग में ये बताने की कोशिश करेगा कि बेटा कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो अलग अलग पहलुओं पे बात करेगा। सबसे पहले तो बेटा वो आपके जो डेली रूटीन है उस डेली रूटीन को जज करेगा और ये बताएगा इनमें से आपको ये काम करने चाहिए और ये काम नहीं करने चाहिए। फिर वो आपके डाइट के मैनेजमेंट को देखेगा कि आपकी डाइट कैसी है। उस डाइट में जो स्पर्म और ओवम को बढ़ाने वाली डाइट होती है, जैसे उड़द की दाल हो गई आपके, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए आपके, विटामिन ई जो होती है उसके कुछ सब्स्टिट्यूट्स हो गए आपके, क्योंकि ये आपके स्पर्म और ओवम इनको ये थोड़ा सपोर्ट करती है। तो इन डाइट मैनेजमेंट को ये काम करवाने की कोशिश करेगा, इसके अनुसार ही वो आगे की चीज़ों को प्लान करेगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा ये क्या करेगा बच्चे, उसके अलावा ये मेडिटेशन, बेटा ध्यान का बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। ध्यान से क्या होता है, आपके जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। एग फॉर्मेशन हमारी अल्टीमेटली हार्मोन की तो खेल है, FSH LH के थ्रू ही तो बनेगा।
FSHLH पिट्यूटरी के थ्रू तो काम करेगी, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग काम करेगी। ये सब क्या है, ब्रेन की तो पार्ट है। जब ध्यान सही लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, उससे ये आपके ब्रेन के पार्ट बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, सही रहेंगे, जिसकी वजह से इनके काम भी सही रहेंगे, हार्मोन्स बड़े आराम से निकलेंगे, सही मात्रा में निकलेंगे और आपकी एग फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से मेडिटेशन काम करता है बेटा, सही ना। इसके अलावा ये क्या करेगा बेटा, तो ये मतलब ये काउंसलिंग इन सब चीज़ों को रिगार्डिंग करेगा। और काउंसलिंग करेगा बेटा वो जो हमारे डेज कैलकुलेशंस थी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा कि जो हमारा लगभग 11 से लेके और 17 दिन होता है, 17वां दिन, इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है बेटा, पता है ना आपको। क्यों? क्योंकि 14th डे क्या होता है बेटा, ओवुलेशन। याद आ रहा है, हम पढ़ चुके हैं। उससे 2-3 दिन पहले, उससे 2-3 दिन बाद, इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। आपकी बुक कहती है 10 to 17, प्रैक्टिकली 11 to 17 डे देखा जाता है, पर कोई बात नहीं, जो बुक कहती है वो मान लो। समझ में आई बात, बुक को प्रेफरेंस देनी है। तो इन डेज के बारे में वो बताता है, इन डेज के बारे में बताएगा भाई आपको ये कैलकुलेशन के हिसाब से ध्यान रखना है कि भाई कौन सा डे है, कब से आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करना। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करोगे? मान के चलो अगर किसी को 10 तारीख को आपके मेंसेस होने थे, 10 तारीख, तो आप उसका 11वां 10 मान लो 10 अगस्त है ना। अब आप उसका 11वां से और 17वां दिन या 10वें से 17वां दिन कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके आगे कर लो, क्या हो जाएगा, 20 से लेके 27 दिन। समझ गए? तो ये जो उसके मेंसेस, क्योंकि हर लड़की को अपने मेंसेस के डेज पता होते हैं, उनमें आप 10 दिन जोड़ दो और 7 दिन और, तो 10 से 7 दिन तक जोड़ दो, तो आपको पता है। प्रॉपर तारीख बताओ कि बेटा 20 अगस्त से लेकर और 27 अगस्त तक आप जितना सेक्सुअल कांटेक्ट करना चाहें उतना करें, क्योंकि इससे आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ गए बच्चे? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बच्चे? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जब काउंसलिंग इन सब चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं, जब नहीं काम चलता है बेटा, तो फिर वो करते हैं मेडिकेशन। और मेडिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, मेडी है ना। अब मेडिकेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर मेडिसिनल ट्रीटमेंट। बेटा हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या कोई और रीज़न हो, तो उनको दवाई देके, मेडिसिन देके उनको चीज़ों को ठीक किया जाता है। और जब दवाइयों से भी ठीक नहीं होता है बेटा, तो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन रह जाता है जिसका नाम होता है ART। ART का मतलब क्या होता है बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्ट मतलब क्या होता है बेटा, हेल्प करना। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी की हेल्प ले रहे हैं। किसकी बेटा, टेक्नोलॉजी की। और कौन सी टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से अगर हम रिप्रोडक्शन करने में हेल्पफुल या सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उस टेक्निक को बोलते हैं हम ART। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है। अब ये क्या है, यहां से हमारा ये टॉपिक रहता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारी बुक क्या कहती है बेटा, अगर हम समझे, इनफर्टिलिटी क्या होता है कि अगर कपल्स को कई समय तक अगर बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं, वो कहलाती है इनफर्टिलिटी। जिसका पीछे रीज़न कोई बीमारी भी हो सकती है बेटा, है ना, इम्यूनिटी वीक भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, ये सब होता है। जिसमें प्रॉब्लम मेल साइड में भी पाई जाती है बेटा, प्रॉब्लम फीमेल साइड में भी पाई जाती है। जब ऐसा होता है तो आप उनको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, और जिसमें आप कौन से डिसाइड करते हैं, ART, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक है बेटा ART। ART में हमारा जो सबसे पहला आता है बच्चे, वो क्या आता है बेटा, वो आता है आपका
टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहला जो आपका आता है बेटा वो आता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में ये होता है कि ना टेस्ट ट्यूब ली जाती है, ऐसे समझो आप, और उसके अंदर मेल और फीमेल के गैमीट को कलेक्ट करते हैं और इनको फ्यूज कराया जाता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा जाइगोट। अब बच्चे की डेवलपमेंट पे हमें पता है बेटा जाइगोट जो है वो पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, 4 में डिवाइड होगा, 8 में डिवाइड होगा, 16 में डिवाइड होगा। आ रही है बात समझ में? समझ में? इस तरीके से डिवाइड करता है। ये सब इसके एम्ब्रियो की स्टेजेस हैं बेटा, सही है ना? मोरूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला। तो ये बच्चा जो है वो देखो टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं बेटा, ध्यान से समझो। टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन हम कहाँ कर रहे हैं, इनसाइड टेस्ट ट्यूब। ठीक है ना? अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो दूसरा सिनोनिम होता है बेटा वो होता है ईटी। ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। बेटा ये जितने भी जाइगोट के बाद की स्टेजेस हैं ये क्या हैं, सब एम्ब्रियो ही की तो स्टेज हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हमें पता है कि भाई ये जो बच्चा है ये बच्चा हमारा अल्टीमेटली उस माँ के यूट्रस में चिपकाया जाना है जिसको बच्चा नहीं बन पा रहा था। तो मान लो यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर 4 सेल स्टेज है और आप चाहते हो इसको उठा के लगाना, तो आप यहाँ से इस एम्ब्रियो की एक स्टेज को उठाओगे और फीमेल के यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आप ट्रांसफर कर दोगे। तो आप एम्ब्रियो की स्टेज को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसी का ही जो तीसरा नाम होता है बेटा, इसी का मतलब इसी टेस्ट ट्यूब बेबी का जो दूसरा सिनोनिम है और तीसरा नाम, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा ईटी, वो तीसरा हो गया बेटा वो होता है आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है बेटा, आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आपसे बोला जाए यार फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया, मेल और फीमेल का मिलना, ये इन विट्रो का क्या मतलब है? तो बेटा इन विट्रो के 3 मतलब होते हैं। पहला आउटसाइड बॉडी, शरीर से बाहर। दूसरा इनसाइड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और तीसरा इन स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन का मतलब कौन सा है बेटा, इन्फेक्शन फ्री कंडीशन। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो वो ये है बेटा कि ये जो आईवीएफ है, आईवीएफ है, इसमें हम एक्सपेरिमेंटली लैब में अंडों को मिला रहे हैं, तो लैब में इन्फेक्शन होगा नहीं, तो बॉडी के बाहर, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में, और इन्फेक्शन जहां नहीं होगा उस कंडीशन में अगर हम बच्चे को बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम टेस्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी का ठीक अपोजिट कर दूं बेटा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन वीवो। मालूम है, इसका ठीक अपोजिट कर दूं, एक वर्ड बोलूं मैं, इन वीवो। इन वीवो का क्या मतलब होता है, तो इसका ठीक अपोजिट इनसाइड बॉडी। यानी नॉर्मली जो हम सेक्सुअल कांटेक्ट करके बच्चा बनाते हैं वो इन वीवो कंडीशन होता है, वो शरीर के अंदर बन रहा है, टेस्ट ट्यूब के तो बाहर ही बन रहा है। और फीमेल का जो पार्ट है बेटा वहाँ पे इन्फेक्शन भी होते हैं, जर्म्स होते हैं, इन इन्फेक्शियस कंडीशन। समझ रहे हो आप, जर्म्स तो वहाँ पर होते हैं ना, नॉर्मली जो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल का हो चाहे फीमेल का, वहाँ पे जर्म्स तो प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो बेटा ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि इन विट्रो का क्या मतलब होता है। नेचुरली जो हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं वो इन विवो कंडीशन से होता है। तो इसके 3 नाम होते हैं बेटा, ठीक है ना? आगे अगर हम समझें इसके टेस्ट ट्यूब बेबी की, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बेटा 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं हम जिफ्ट और एक को बोलते हैं बेटा आईयूटी। जिफ्ट क्या होता है बेटा, जिफ्ट होता है आपका जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और आईयूटी क्या होता है बेटा,
इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, मैंने आपको जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट टॉपिक समझाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो वहाँ मैंने आपको क्लियरली एक बात समझाई थी कि ये जाइगोट है, ये 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल तक रहेगा, फिर 16 में बन जाएगा, फिर 32 में बन जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन। याद आ रही है? आप ध्यान से समझो, ये जाइगोट 8 सेल स्टेज तक तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहा, अब उसके बाद जो है फिर वो यूट्रस के अंदर पहुंच गया। अगर मैं जाइगोट की स्टेज को फैलोपियन ट्यूब में डालना चाह रहा हूं, ट्रांसफर कराना चाह रहा हूं, तो वो स्टेज कहां तक होनी चाहिए? अप टू 8 सेल, क्योंकि हमें दिख रहा है ये 8 सेल तक है। आपकी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने बच्चा बनाने की कोशिश करी है, आपने साफ साफ देखा बेटा कि आप ये करें, 2 सेल वाली स्टेज आप डाल लो बेटा, आप 4 सेल वाली, आप 8 सेल वाली, इसको आप डाल दो, तो इन स्टेज को उठा के आप कहाँ डालोगे बेटा? इनको उठा के आप डालोगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्योंकि नेचुरली जो भी स्टेज फैलोपियन ट्यूब में नेचुरली, भाई आपको पता है 2 सेल वाली स्टेज यहाँ होती है, 4 सेल वाली यहाँ होती है, 8 सेल वाली यहाँ होती है। तो अगर आप 2 सेल वाली डालना चाह रहे उठाओगे तो यहीं डालोगे, 4 सेल वाली यहीं, 8 सेल वाली यहीं, यानी जहाँ जिसकी नेचुरल पोजीशन होती है आप उसको वहीं पर ही डालते हो बेटा। कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? तो आपने अगर जाइगोट की 8 ब्लास्टोमेयर, वो जो सेल होती है, उसकी स्टेज को आपने कहाँ डाला बेटा? इन फैलोपियन ट्यूब। तो इसको क्या कहेंगे हम? जिफ्ट। अब 8 से ज़्यादा कौन सी स्टेज आ गई बेटा? 8 से ज़्यादा हो गई 16। तो आप अगर मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर वाली स्टेज डाल रहे हो, तो अब वो कहाँ पहुँच जाएगी? इनटू यूट्रन, यानी इनटू बॉडी ऑफ यूट्रस। तो अगर यूट्रस के अंदर डालना चाह रहे हो तो 8 से ज़्यादा वाली से 16, 32 कोई सी भी स्टेज डाल दो, और अगर आप उससे कम वाली को डाल रहे हो तो आपको फैलोपियन ट्यूब में डालना पड़ेगी। डालोगे आप स्टेराइल कंडीशन में, यानी इन विट्रो कंडीशन में, इसलिए ये इसका आईवीएफ के 2 टाइप कहलाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी सबको समझ में आ गया मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? सही है ना? ठीक। जनरल सी बात अगर हमें समझना हो तो बेटा, वैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था बेटा? वैसे तो देखा जाए तो लुइस ब्राउन। इंडिया का अगर देखा जाए तो बेटा कनुप्रिया अग्रवाल करके आता है। 2 नाम आते हैं, एक नाम है उसमें कनुप्रिया अग्रवाल। डॉक्टर किसने किया था इंडिया में बेटा? इंद्र हिंदुजा। मैं बता रहा हूँ 2 इवेंट एक साथ हुए थे विद अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है ना? तो उनमें जो सबसे पहला था वो ये था। किसी किसी साइट पर अगर आप देखोगे बुक में या फिर गूगल पे, तो अलग दूसरा नाम दिखता है। तो बेटा वो 2 पैरेलल 2 चीज़ें चल रही थी, उनमें से ये वाला आपका सबसे पहला है। ठीक है बेटा? ठीक। दूसरा जो हमारा आता है बेटा, अच्छा तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बेटा? या आउटसाइड बॉडी होता है, दिख रहा है सबको? आउटसाइड बॉडी होता है आपका, ठीक है ना? एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है आपका, और इसमें क्या करा जाता है आपका? मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम को कलेक्ट किया जाता है, और जाइगोट बनाया जाता है अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन लैबोरेटरी, यानी वही इन्फेक्शन फ्री कंडीशन में। 8 ब्लास्टोमेयर तक हम अगर इसे भेज रहे हैं तो कहलाएगा जाइगोट, को फैलोपियन ट्यूब में भेज रहे हैं तो वो जिफ्ट कहलाएगा, और उससे बड़ी स्टेज हो रही है बेटा तो यूट्रस में पहुंच जाता है तो उसको हम आईयूटी कहेंगे। सही है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? और इसको उठा के हम फीमेल की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके अंदर जिसके अंदर बच्चा नहीं बन पा रहा था। ठीक है? 1-2 बच्चे बोल रहे भैया लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया करो। बेटा और कैसे एनसीईआरटी कराई जाएगी बच्चे? सही है ना? तो हर एक बात जो मैंने पढ़ाई वो हर बात एनसीईआरटी से मैच करा देता हूं मैं आपको। क्लियर है? सही से एनर्जी रखो बेटा, बढ़िया से ढंग से पढ़ते रहो, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर करना है। सही है ना? काम को करे, सोते सोते नहीं काम करना है। ठीक है?
चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है बच्चे इसमें, वो आता है आपका गिफ्ट। जो हमारी दूसरी टाइप आती है बच्चे, वो क्या आती है आपकी गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या है बेटा, गिफ्ट है गैमीट। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब ये गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का क्या मतलब है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का मतलब ये है मेरे बच्चे कि एक फीमेल है, उसको ओवम ही नहीं बन रहा है, उसको ओवम ही नहीं बन रहा है। अब जब ओवम ही नहीं बन रहा है तो बेटा उसको तो बच्चा बनना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकेला स्पर्म थोड़ी ना बच्चा बना देगा। तो क्या होगा, जब ये इनफर्टिलिटी सेंटर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग किसी एक ऐसी फीमेल से कांटेक्ट करेंगे जो अपना ओवम, जिसके अंदर ओवम नहीं है, उस वाली लेडी को ट्रांसफर कर देंगे। करेगा कौन? ये डॉक्टर। ये नहीं है कि वो अपना खुद ही दे देगी ना, उसमें से ओवम निकाला जाएगा, डॉक्टर निकालेगा, इसके अंदर डाला जाएगा, डॉक्टर डालेगा। फिर ये जो फीमेल जिसके बच्चा नहीं होता, इसका मेल पार्टनर आएगा और वो मेल पार्टनर इसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा और सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद ये बच्चा बना देंगे। चीज समझ में आ रही है बेटा? इसमें जिसका ओवम लिया जाता है उसको हम डोनर कहते हैं, जिसमें डाला जाता है उसको हम सरोगेट कहते हैं। तो डोनर वाला होता है और जिसमें डालते हैं बेटा उसको हम सरोगेट कहते हैं। इसमें कैरेक्टर किसके आएंगे? जिसका डीएनए होगा, डीएनए किसका होगा? डोनर मदर का। इसलिए इस चीज को कंप्लीटली प्राइवेसी में रखा जाता है कि किसका ओवम है। मान के चलो किसी का ओवम लिया, 10 साल 15 साल 20 साल बाद पता लगा कि मेरे ओवम से बना हुआ ये बच्चा है, जो कि एक करोड़पति घर में है। तो पता नहीं किसके, आज के टाइम पे किसी का कोई भरोसा थोड़ी ना। अगर किसी का ईमान डगमगा जाए तो वो लड़की अगर क्लेम कर दे कि भाई ये मेरा बच्चा है, क्योंकि बच्चा चेक कैसे करे जाएगा? डीएनए के बेसिस पर। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही प्राइवेसी में रखा जाता है ताकि कोई मिसहैप ना हो जाए। वो बात अलग है कि ऐसे होता नहीं है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके तहत वो ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्यों हम फालतू के लफड़े में पड़े, इसलिए इसकी सीक्रेसी को कंप्लीटली हिडन रखा जाता है बेटा। समझ में बात? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम डोनर मदर टू surrogate mother is called gift। ठीक है ना, स्मॉल लेटर नहीं है बेटा, ये सब कैपिटल है ना, तो इसको हम गिफ्ट कहते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे बेटा? एज ऑफ डोनर मदर, क्योंकि यार ओवम तो उसी का ही है ना, तो डोनर मदर के अनुसार इसके अंदर कैरेक्टर्स आएंगे। क्लियर है बेटा? कोई भी दिक्कत वाली बात हो किसी को तो मुझे बताइए। तो डोनर मदर के अनुसार इसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं आपके। जबकि डेवलपमेंट किस में होगा? डेवलपमेंट ऑफ बेबी किस में होगा बेटा? इन सरोगेट मदर। तो उससे वो पोषण लेगा, बच्चा वहां पलेगा, पर कैरेक्टर आपके जो है बेटा वो डोनर मदर के आएंगे, क्योंकि डीएनए तो ओवम का ही है। सही है बच्चे? क्या कहती है हमारी बुक बेटा? गैमीट। इसमें क्या कहती है हमारी बुक? हमारे बुक ये कहती है बच्चे कि इसमें हम ओवम को ट्रांसफर करते हैं, डोनर वाली से डालते हैं बेटा, और एक दूसरी फीमेल के अंदर डालते हैं जिसके अंदर ओवम बन नहीं पाता है। कहाँ डाला जाएगा बेटा? फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब के एम्पला वाला पार्ट में, क्योंकि वहीं पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म ओवम के साथ वही जगह पे मिलता है, वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पला या एम्पलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है बेटा? सही है? कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को? चलिए, उसके बाद हमारी जो अगली टेक्निक आती है बेटा वो कौन सी आती है आपकी? ICSI। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है बेटा क्या? ICSI, इंट्रा
साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है बेटा? इसका मतलब आज समझो ना यार, स्पर्म नॉन मोटाइल है ऐसा समझो, आप चल ही नहीं पा रहा, क्या कंडीशन समझा के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी कंडीशन में होता है, किसी में भी करते हैं। तो आपने क्या करा है, एक माइक्रोस्कोपिक सिरिंज ली, उसके अंदर आपने क्या करा बेटा, स्पर्म के न्यूक्लियस को भर लिया और इंजेक्शन के थ्रू कहाँ पहुंचा दिया बेटा, ओवम के अंदर। अब ओवम के अंदर ऑलरेडी इसका जो है वो आपका न्यूक्लियस होता है, और मैंने आपको पहले बताया फीमेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, मेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और क्या बना देंगे बेटा, जाइगोट, और इस तरीके से जाइगोट बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो ये जो हम इंट्रा मतलब इनसाइड, साइटोप्लाज्म आपको पता ही है, स्पर्म आपको पता ही है, और उसके इंजेक्शन के थ्रू अगर हम इसके अंदर एंट्री करवा देते हैं तो इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि जो स्पर्म है, ऑब्वियसली बात है पूरा स्पर्म नहीं, सिर्फ उसका न्यूक्लियस इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड cytoplasm of ovum through injection is called, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चीजें क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? ये सब जितने भी ART हैं ये सब कोशिशें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 100% इसमें से रिजल्ट बन जाता है। आपने प्रोसीजर किया तो 100% बच्चा बन ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश होती है, चांसेस बढ़ जाते हैं, पर 100% श्योरिटी नहीं होती है। किसी किसी में बन जाते हैं, किसी किसी में फेल हो जाता है, गड़बड़ होता है। तो ये बात बेटा ध्यान रखनी है, समझ में आई बच्चे? ठीक है ना? लास्टली जो हमारा आता है बेटा वो आता है क्या हमारा, AI का मतलब क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नॉन नेचुरल तरीका। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एंट्री ऑफ सीमेन। यार नॉर्मली सीमेन का फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री किसके द्वारा होती है बेटा, ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पेनिस के द्वारा। पेनिस वेजाइना में एंटर करता है, उसके द्वारा ही स्पर्म जो है, सीमेन जो है वो मेल से निकल के फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है। ये बस आपको पता है, ये नेचुरल तरीका है। अब वो नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि इरेक्शन ऑफ पेनिस ही नहीं है। एक कंडीशन बता देते हैं कि मान लो इरेक्शन ऑफ पेनिस ही नहीं है, तो अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो पेनिस अंदर गए नहीं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करा जाता है, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। अच्छा एक बात समझ लें आप कि बेटा इरेक्शन ऑफ पेनिस ब्लड से संबंधित है। कौन सी आर्टरी रेस्पॉन्सिबल होती है, याद आ रही है? हेलिसिन आर्टरी बताई थी आपको चैप्टर नंबर 2 में, जब मैंने इरेक्शन ऑफ पेनिस समझाया था। जिनको नहीं देखा हो बेटा, जिन्हें, वो वीडियो को देख लो बेटा। वीडियो को रेगुलर देखो, वीडियो को समझो, कंटेंट को समझो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और मेहनत को बेटा सही से फ्रूटफुल करो बेटा, ऐसे बातों से काम नहीं चलेगा बच्चे, सही है ना? पूरी 100% एफर्ट दो, जितना आप एफर्ट दोगे उससे ज़्यादा मैं दूंगा। आप एफर्ट नहीं दोगे तो फिर बेटा फिर एक्सपेक्टेशन ना रखें आप, सही है? तो बेटा ध्यान रखें। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेटा अब इरेक्शन ऑफ पेनिस होते हैं वो ब्लड से संबंधित है। इसका मतलब ये कुछ भी नहीं है कि अगर इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी। एक्साइटमेंट नर्व का खेल है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस नहीं हो ब्लड डिसऑर्डर की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एक्साइटमेंट नहीं होगी। एक्साइटमेंट फुल हो सकती है बेटा उस दौरान, बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे में इरेक्शन ऑफ पेनिस तो नहीं है, पर हम उसका सीमेन कलेक्ट कर लेते हैं, एक सिरिंज के अंदर भर लेते हैं, और उस सिरिंज को फीमेल की वजाइना के अंदर, यानी पेनिस की जगह पर क्या जा रहा है, सिरिंज, और उसके अंदर का सीमेन जो है फीमेल के वजाइना में डाल दिया जाता है। समझ में आई बात? तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर एंट्री ऑफ सीमेन इनटू वजाइना थ्रू बेटा सिरिंज,
इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसका जो दूसरा नाम होता है वो IUI होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो IUT क्या था, याद आ रहा है? IUT क्या था? टेस्ट ट्यूब बेबी का टाइप, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और IUI क्या है बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दूसरा नाम, जिसमें यूट्रस के अंदर आप सीमेंट डालेंगे, यानी उसके वजाइना के अंदर बेसिकली। सही है ना? आपके इसमें दो नाम है बेटा, AIH यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड, और दूसरा है बेटा AID आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर। भाई अगर हस्बैंड के स्पर्म ही नहीं बन रहा है तो वो फिर किससे कलेक्ट करा जाएगा? किसी दूसरे इंसान से, और उसको क्या बोला जाएगा बेटा? वो डोनर है। क्लियर है? कहानी समझ में आई बच्चे? तो ये बात आपको ध्यान रखना। जनरल अगर हम देखें, देखो इसमें क्या था, यही तो बात हमने पढ़ी थी। देखो इसमें क्या था जो हमने पढ़ा बेटा, ICSI में क्या करा हमने, इसके अंदर हम ये क्या करते हैं, इसमें हम एम्ब्रियो को बनाते हैं और इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द ओवम। सही है ना? ठीक। दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें हम कलेक्ट करते हैं या तो हस्बैंड से या डोनर से और वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना? इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जनरली अगर देखा जाए, कि कौन सी कंडीशन में क्या करते हैं, देखो करने को तो कोई सी भी किसी भी कंडीशन में कर लो, ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट होता, पर फिर भी अगर हम देखें तो टेस्ट ट्यूब बेबी कब करते हैं बेटा? जब ओलिगोस्पर्मिया होता है, यानी कि स्पर्म काउंट कम होते हैं, बताया था मैंने आपको। दूसरा बेटा ICSI कब करते हैं बेटा? जब एस्थीनोस्पर्मिया होता है। स्पेशली और भी कंडीशन, ऐसा नहीं है कि स्पर्म काउंट कम है तो ये नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ये मैं आपको मेन कंडीशन बता रहा हूँ। तो आप उसमें स्पर्म मोटाइल ही नहीं है तो आपने उसको सिरिंज के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा सीधे ओवम तक पहुंचा दिया। तीसरा बेटा क्या था आपका, गिफ्ट कब होता है? जब ओवम ही नहीं बन रहा है, यानी कि एन ओवुलेशन कंडीशन है। और लास्ट है बेटा AI कब करते हैं बेटा? जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेनिस में इरेक्शन हो ही नहीं रहा, तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये बेटा जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपका ये कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये इनफर्टिलिटी के जो ART हैं, उस ART की इंडिकेशंस है, ये बेटा इंडिकेशंस है। सही है ना? कि कौन कौन सी ART, ये मेन है, मेन ऐसा नहीं है कि ये इसी में करेंगे। भाई यहाँ पे स्पर्म काउंट कम है, हम ICSI कराना चाह रहे हैं, हम ये करवा देंगे। नहीं चल पा रहा है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाह रहे हैं, ये करा देंगे। कोई किस भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट है। जनरली इन कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? तो ये बातें आपको फोकस रखनी है। और लास्ट में आपकी NCERT का एक पैराग्राफ है जो ये कहता है आपका कि जब बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी भी कारणवश, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या करते हैं, जब बच्चे नहीं होते तो वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और फैसिलिटी कौन सी होती है बेटा? वो एडॉप्शन की। तो आप बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो भी पेरेंटहुड को जीना चाहता है, जो भी आपका पेरेंटहुड को जीना चाहता है, वो लीगली कानून की परमिशन है कि आप बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं, अनाथालय में जा सकते हैं, वहाँ से बच्चे को आप लीगल प्रोसीजर के थ्रू एडॉप्ट कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस है, कुछ वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। घरेलू माहौल कैसा है वो देखना पड़ता है, सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं वो, कि भैया कहीं बच्चे को सता तो नहीं रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और जब वो कंडीशन सारी फुलफिल हो जाती हैं बेटा, तब जाके आप उसको खुल के अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बेटा ये इस चैप्टर के बारे में था। मैं अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ,
जो बेटा टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, आप बेटा जुड़ जाएं, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है बेटा, आप वहाँ जाएं, ज्वाइन हो जाएं और मेरे पेपर सॉल्व करें। मैं कह के बोल रहा हूँ बेटा, मेरे पेपर सॉल्व करना, इन्हीं में से पेपर में फंसेगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा बेटा, इन्हीं में से फंसेगा, इसलिए अच्छे से इन पेपरों को सॉल्व करो। अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, अब मैं आपको टेस्ट के लिए भी भेजूंगा। मैंने आपको कहा था अब टेस्ट लूंगा मैं, तो बेटा अब इसको ढंग से कर लो आप, ठीक है ना। मैं आपको भेज रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का भी, चैप्टर नंबर 3 का भी, पहले ही भेजे थे, अब और भेज रहा हूँ क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो इसकी, विद आंसर की भेज रहा हूँ, और फिर मैं इसका टेस्ट लूँगा बेटा। सही है, ठीक है बच्चे, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बेटा सायोनारा।